सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो एक टॉपिक चल रहा है, दैट इज मानव श्वसन तंत्र। तो इसमें हमने लगभग 50% कवर कर लिया था पहले इसके पार्ट में। आज हमारा दूसरा पार्ट होगा, तो जिसमें होपफुली हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट तक हमने पढ़ लिया था इसकी मैकेनिज्म तक। अगर आपको याद होगा तो कितने सारे आर्गन होते हैं पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्या क्या अंग होते हैं, उन अंग का जैसे नासा गुहा, ये सब इनका डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या अपना रोल होता है पूरे इंटायर सिस्टम में, तो सारा हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इसके आगे की, जहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वो था फेफड़ों की क्षमता और मात्रा बेसिकली। तो फेफड़ों में जो क्षमता की बात की जाती है, वो हम बेसिकली एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के जरिए फेफड़ों की क्षमता पता करते हैं। बट जनरल फिजियोलॉजी समझ लेते हैं कि फेफड़ों की क्षमता से अभिप्राय क्या है। तो सबसे पहली बात है, फेफड़ों की क्षमता का जो क्षमता का मतलब ये हो गया कि एक सेकेंड, फेफड़ों की क्षमता मतलब इसका मतलब होता है कि हमारे फेफड़ों में कितनी हवा अंदर जा सकती है और कितनी बाहर आ सकती है। तो मतलब जो गैसियस एक्सचेंज करने की, जो गैसीय विनिमय करने की क्षमता है, वो कितनी है, बस इतनी सी बात है फेफड़ों की क्षमता से मतलब। बस ये बात है। अब गैसीय विनिमय क्यों जरूरी है, क्या करना है, वो सारी बातें हो चुकी है इससे पहले वाले सेक्शन में। तो गैसीय विनिमय का सीधा सीधा मतलब ये है कि और इस क्षमता को नॉर्मल इंसान की, जो एक एडल्ट में होता है, वो एक सांस में एक अगर बार सांस लेता है तो लगभग 500 ml जो है हवा अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। ये होता है एक हेल्दी एडल्ट का। अब इसको हम जब बैठा है नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में, ये है रेस्ट पोजीशन में, अगर वो एफर्ट करके लगाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा उसकी बात करेंगे। इसके लिए, इन चीज़ों को जानने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि फेफड़ों में एक्चुअली गैसीय एक्सचेंज कहाँ होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जैसे कि हमने एलुलाई पढ़ा था, ये होता है बेसिकली कंडक्टिंग, इसका कंडक्टिंग पैसेज। तो एयर यहाँ से अंदर आती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाली हवा अंदर आती है। यहाँ पे कैपिलरी एक्शन के जरिए, कैपिलरी एक्शन होता है, कैपिलरी एक्शन। और यहाँ पे पूरी ये, एक सेकेंड में इसको रेड बना देता हूँ। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं इसके आसपास। फॉर एग्जांपल ये वेसल्स हैं, और यहाँ पे खून घूम रहा है। खून में आरबीसी होती हैं, और आरबीसी क्या करती हैं, आरबीसी के लिए जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन होता है, समझ लो, बाइक या कार। हीमोग्लोबिन गाड़ी आ गई, आरबीसी गाड़ी लेके आई हीमोग्लोबिन की, और ऑक्सीजन को इसमें बैठा लिया, और इसके पास जो आरबीसी के पास जो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वाला इसके यहाँ पे उतार दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा यहाँ, तो यहाँ से वो बाहर चला जाएगा, बाहर निकल गया फेफड़ों के रास्ते, मुंह के जरिए बाहर निकल गया। ये है टोटल गैसियस एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर रहे थे कि लंग्स की कैपेसिटी क्या होती है। तो यहाँ पे थोड़ा आप समझो, जो एक बार में 500 ml वॉल्यूम अंदर आया, तो 500 पूरा तो अंदर नहीं जाएगा एलुराई में। यहाँ पे जो ये कंडक्टिंग पैसेज है, कुछ यहाँ भी रह जाएगा, यहाँ भी कुछ एयर चाहिए होगी। तो इस वाले रीजन में लगभग 150 ml एयर फंस जाती है, आगे नहीं जाती है। 150 ml एयर जो यहाँ रह गई, इसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। फिर आ, आगे जाके जो एयर आती है वो 350 ml एक सांस में एक्सचेंज हो रही है। तो कुल मिला के 350 ml जो है एक्सचेंज होती है एक बार में। ये तो हो गया हमारा एयर एक्सचेंज का। अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटी को मेजर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये एक टेस्ट होता है, इसको कहते हैं पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट से हम लंग की कैपेसिटी देखते हैं। ये पूरी टेस्ट की सीरीज होती है, इसमें सिर्फ एक ये टेस्ट नहीं होता है, पूरी सीरीज होती है। इसमें आपका प्लेथिस्मोग्राफी, ये हो गया आपका स्पायरोमीट्री, ये सब आता है।
तो ये बेसिकली होता है स्पायरोमेट्री की पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, स्पायरोमेट्री की फ़ोटो है। यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर लगा है, ये टेक्नीशियन है बेसिकली। ये एक माउथ पीस होता है, इस मशीन गन के जरिए यहाँ पे माउथ पीस कनेक्टेड है। ये मशीन गन होता है जो कि एक यूएसबी केबल से कंप्यूटर में कनेक्टेड होता है। ये सॉफ्टवेयर होता है, इसकी डिफरेंट कंपनीज होती हैं, अपना अपना सबका सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे पेशेंट को हम इस मशीन में फूंकने के लिए बोलते हैं फोर्सफुली, एक्सेल फोर्सफुली, एंड फिर इनहेल के लिए फोर्सफुली बोलते हैं। तो मैक्सिमम एक्सेल करवाते हैं और मैक्सिमम इनहेल करवाते हैं, और ये मशीन उसका डेटा निकाल के देती है कि कितनी कैपेसिटी है पेशेंट के लंग्स की। तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का स्पायरोमेट्री, ये टेस्ट है बेसिकली। तो इससे हम इसका स्पायरोमेट्री टेस्ट करते हैं, इसकी लंग्स कितने कैपेबल हैं अभी। यहाँ पे एक नोज क्लिप भी सम टाइम लगाते हैं, नोज क्लिप लगाने के लिए ताकि नाक से ब्रीद इन ब्रीद आउट ना करे पेशेंट, तो वो वाला भी काम करते हैं, बट इसमें नहीं दिखाया गया फोटो में, वो अलग बात है। तो अब हम बात करेंगे टेस्ट में हम देखते क्या क्या मेनली है। सबसे पहले हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कितना वॉल्यूम एक्सचेंज हो रहा है एक सांस में। तो 350 ml एक्सचेंज हो रहा है, बाकी का जो बचा 150 ml वो डेड स्पेस में रह जाता है, वो एक्सचेंज नहीं होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक सेकेंड। हाँ, तो आप समझिए यहाँ पे, जैसे कि एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, यहाँ से इंसान ने सांस ली और यहाँ छोड़ दी। तो ये है नॉर्मल कंडीशन, इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी फेज, ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया एक्सपिरेटरी फेज। यहाँ पे सांस ली, यहाँ छोड़ दी, इसको बोलते हैं, ये जो वॉल्यूम एक्सचेंज हो रहा है इसको बोलते हैं टीवी, टीवी या वीटी, टाइडल वॉल्यूम, या दोनों का मतलब है टाइडल वॉल्यूम। ये दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है। अब क्या एक इंसान जितना नॉर्मल सांस खींच सकता है, क्या अगर वो फोर्स लगाए तो क्या उतनी खींचेगा? नहीं। इसके लिए क्या करेगा, वो एडिशनल फोर्स लगा के भी सांस खींच सकता है। तो उसके लिए क्या है, हम बोलते हैं उसको भाई थोड़ा सा ताकत लगा के खींचो। तो ताकत लगा के खींचेगा ऐसे, सांस ले लिया ले लिया लेता चला गया, और फिर हमने बोला छोड़ो, तो वो छोड़ता जाएगा छोड़ता जाएगा छोड़ता जाएगा, और नीचे तक छोड़ता चला जाएगा। तो ये वाला जो हो गया, ये पूरा पोर्शन हो गया। एक सेकेंड, ये जो हो गया इसको बोलते हैं IRV, मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहाँ से इंसान ने सांस छोड़ना शुरू किया, सांस छोड़ना शुरू किया, तो वो फोर्सफुली यहाँ तक छोड़ सकता है, फोर्सफुली ही कैन ब्रीद आउट टिल हेयर। एक सेकेंड, ये लाइन ऐसे हो गई, यहाँ तक वो सांस छोड़ सकता है, यहाँ तक। तो इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये सांस मैक्सिमम छोड़ सकता है। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर किसी इंसान ने मैक्सिमम सांस छोड़ दिया, तो क्या ये तय हो गया कि उसके बिल्कुल फेफड़े खाली हो गए? नहीं, उसके फेफड़े खाली नहीं होंगे। यहाँ पे बचेगा कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको आरवी बोलते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम, ये बेसिकली इसकी जो वैल्यू होती है वो 1100 से 1200 ml होती है। और इंसान ये टाइडल वॉल्यूम होता है, ये 500 ml होता है लगभग। और अगर हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, तो ये लगभग 2500 के आसपास होता है, ml। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो ये लगभग 1000 से 1100 ml होता है। एक नए पेज पे समझाने की कोशिश की जा रही है, एक सेकंड प्लीज। अच्छा सा डायग्राम बनाओ, ये हो गया, दो हो गया, यहाँ से किसी इंसान ने सांस ली, ये इसका नॉर्मल वीटी हो गया। और दोबारा से हमने बोला फोर्सफुली सांस लो, इसने लिया फिर छोड़ा, फिर हमने बोला फोर्सफुली छोड़ो, तो यहाँ तक छोड़ा।
ये हो गया VT 500 ml होता है। ये हो गया IRV लगभग 2500 ml। और ये होता है ERV। डिफरेंट कलर यूज करते हैं, एक सेकेंड। ये हो गया ERV। ये होता है 1000 से 1100 ml। और ये होता है हमारा रेजिड्यू। अब इसके बाद भी फेफड़े हमारे बिल्कुल खाली नहीं हुए, तो यहाँ पे होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है लगभग 1100 से 1200 ml। अब ये जो यहाँ से हम देखेंगे, एक सेकेंड प्लीज, फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा फिर से गंदा हो जाएगा माहौल। ये जो चीज़ है, दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, IC। यहाँ से ये इसकी बात की जा रही है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बात की ये है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। सॉरी, ये थोड़ा सा एक्सपिरेटरी बेसिकली यहाँ से हो रहा है। अरे ये तो नहीं चली गई। ये जो है ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया कि हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो स्पायरोमेट्री के जरिए फूंक, पेशेंट को बोलते हैं कि फूंको इसमें और फिर सांस खींचो। दोनों प्रोसेस में इनहेलेशन एक्सहेलेशन कराते हैं, एंड उस वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं। इससे हम पता करते हैं कि पेशेंट को डिजीज कौन सी है या फेफड़ों में कितनी क्षमता बची है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि पेशेंट की ये तो हो गई हमारी इसकी ये तो हमने बता दिया कैसे उसके फेफड़ों की क्षमता को देखा जाता है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक इसका नेक्स्ट जो होगा, जिसमें हमने RV पढ़ लिया, वाइटल कैपेसिटी पढ़ ली, ERV पढ़ लिया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो टाइटल वॉल्यूम पढ़ लिया। ये चीज़ें खत्म हो गई। अब गैसीय एक्सचेंज कैसे होता है? गैसीय एक्सचेंज को एक बात समझनी पड़ेगी हमें। हाँ, नहीं ये तो मैकेनिज्म का पार्ट हो। गैसीय एक्सचेंज के लिए आप समझिए कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे कोई इंसान जब सांस लेता है फिर सांस छोड़ता है। एक सेकंड, मैं नई स्लाइड में दोबारा से बताऊँ, नहीं तो जैसे ये हो गया हमारी एलुलाई है ये बेसिकली। गैसीय एक्सचेंज एलुलाई के आसपास ही होता है। अब एलुलाई के आसपास क्या होता है? RBC होती है बेसिकली। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपलरी। ये पूरी RBC घूमती रहती है यहाँ पे। RBC घूमेगी, इसके अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है। ये ऑक्सीजन रिच है यहाँ, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, यहाँ पे CO2 रिच है। ऑक्सीजन क्या करेगा? यहाँ से यहाँ मूव करेगा ड्यू टू कैपलरी एक्शन। ऑक्सीजन का एक्सचेंज बेसिकली दो जगह होता है, एक तो लंग से ब्लड में, फिर ब्लड से टिश्यू में। यहाँ पे लिख लो दो जगह, ब्लड टू टिश्यू, मतलब खून से ऊतक में, और दूसरा होता है लंग्स टू ब्लड। दो जगह जो है गैसीय एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले लंग्स टू ब्लड वाला हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लंग से अंदर आ गया। इसमें RBC की एक प्रॉपर्टी होती है। RBC में एक चीज़ पाई जाती है, इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, इसमें होता है हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की क्षमता जो होती है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करने की होती है।
1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये लेके चला जाएगा और उधर से जो CO2 लाया है वो CO2 वापस कर देगा इसको और लंग से इसको एक्सपेल आउट कर देगा। अब ये थोड़ा सा जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है नॉर्मली, ये अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट करेंगे तो हम डिफ्यूजन पे भी 3 लेक्चर हो सकते हैं पूरे पूरे, फिर वो नीट के लेवल का बन जाएगा ये जो कंटेंट है। अभी तो हम सिंपली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देख रहे हैं, वनडे को या इस टाइप के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। बट अगर इसका और डिटेल में चाहते हैं तो हम बना देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा आजकल यही काम ही है। तो इसको हम नीट के लेवल का भी पढ़ा सकते हैं। तो जहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जहाँ पे हम बोर्ड्स इफेक्ट पढ़ेंगे और डिफ्यूजन की क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ना चाहें आप कमेंट करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली उस लेवल का बनाया जाएगा। तो अभी हमने गैसीय सेक्शन पढ़ लिया 2 जगह, इसको वाइस वर्सा कर लीजिए, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है बेसिकली, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। एक सेकंड मैं इसको डिलीट करके दोबारा लिख देता हूँ। ये है नंबर 1, ये नंबर 2, लंग्स टू ब्लड और ब्लड टू टिश्यू, ये हमारा टोटल गैसीय सेक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके क्या है हमारा गैसीय आंशिक दबाव, पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो पार्शियल प्रेशर जैसी कोई बात ऐसी कुछ डिफरेंट से कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लिखा देखते हैं PaO2 या PaCO2, सीधी सी एक चीज़ बताओ, जब इंसान ने हवा से अंदर से ली यहाँ पे, अब मेन हमारा मोटिव है ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन इंटेक करना। तो एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस, तो मिक्सचर होता है बेसिकली गैस का। तो उस गैस में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। सिमिलरली उस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है उसको कहते हैं PaCO2। ये हो गया PaCO2 पार्शियल, या जो आंशिक दबाव की बात कर रहा है हिंदी में। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है श्वसन तंत्र का नियंत्रण, इसको देख लेते हैं। श्वसन तंत्र को हमारे संचालित कौन करता है, पहले ये जानना जरूरी है। संचालित करने के लिए हमारे पास ये दिमाग है। दिमाग से यहाँ पे ये होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, यहाँ पे पॉन्स होता है बेसिकली। पॉन्स में मेडुला ऑब्लांगेटा के पॉन्स जो रीजन है, पॉन्स का काम होता है रेस्पिरेटरी मसल्स को इंडिकेट करता है कि डायफ्राम को बोलेगा नीचे जाओ, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी। ये 7वां टॉपिक हमारा है श्वसन का नियंत्रण। तो इसमें हमारा जो होता है, एक तो हो गया हमारा पॉन्स होता है, ये देखेगा, ये कहेगा कि भाई हमें कब सांस लेना है कब छोड़ना है। तो बेसिकली इंस्पिरेटरी मसल को इंडिकेट करने के लिए पॉन्स होते हैं। और जो एक्सपिरेटरी मसल है, क्योंकि एक बार इंसान ने, एक सेकेंड हिंदी में लिखता हूँ इसको, सांस लेने के लिए निश्वसन, सांस छोड़ने के लिए निश्वसन। तो इसके लिए क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हमारा जो डोर्सल DRG है, बेसिकली DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये क्या करेगा, ये उनको बोलेगा कि भाई इंस्पिरेटरी सिग्नल वेट करो, तब ये एक्सपिरेटरी सिग्नल भेजेगा, तब वहाँ से लंग्स जो है डायफ्राम अपवर्ड मूवमेंट होगा और वहाँ से फिर हवा जो है बाहर निकल जाएगी CO2 वाली। ये होता है टोटल रेस्पिरेटरी नियंत्रण। अगर और यहीं से संचालित होता है रेस्पिरेटरी प्रणाली पूरी, क्योंकि जब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल गिरता है, O2% गिरता है शरीर में या खून में, तब ये क्या करेगा, लंग्स कहेगा कि अब इंस्पिरेटरी करो, हवा अंदर बाहर से वायुमंडल से अंदर लेके आओ, और ऑक्सीजन सफिशिएंट हो जाएगा तब बोलेगा अब इसको एक्सपेल आउट करो, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है इसके बाद, श्वसन तंत्र के रोग। अब श्वसन तंत्र के रोग के बारे में बात करें अगर हम, तो सिंपल सी बात है इसमें, थोड़ा सा जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, जो हमारा बेसिकली टेस्ट होता है, PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उस टेस्ट के ज़रिए हम जो यहाँ की लंग्स कैपेसिटी होती हैं, लंग्स के जो फेफड़े संबंधित बीमारियाँ होती हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं। एक सेकेंड, बीमारियाँ लिखूँ।
तो एक तो होती है ऑब्स्ट्रक्टिव, और एक होती है रिस्ट्रिक्टिव। दो बीमारियां होती हैं मुख्यतः, जिसमें जैसे ये फॉर एग्जांपल ये फेफड़े में बना रहा हूँ। ये फर्दर डिवाइड हो गए, ऐसे फर्दर डिवाइड हो गई, ये ऐसे हो गए। आगे जाके गुच्छानुमा स्ट्रक्चर बनता है, इसको एल्वुली कहते हैं, बेसिकली एल्वुलाई। ये फर्दर डिवाइड हो गए। कुछ इंसान के फेफड़े इस टाइप के होते हैं। अब यहाँ से मान लो हवा अंदर आई, तो यहाँ पे जो, एक सेकेंड, ये सांस का रास्ता है, इसको हम कहते हैं बेसिकली ट्रेकिया या श्वास नली। इसके आगे जब ये डिवाइड होगा तो इसको कहते हैं ब्रोंकाई। यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो गए। यहाँ से ये एक ब्रोंकाई, ये एक ये, दोनों ब्रोंकाई हो गए। फर्दर डिवीजन को ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ऐसे चल के आगे जाके एलुलाई बन गई। अब होता क्या है कि जब इंसान को कोई इन्फेक्शन होता है, फेफड़े में कुछ दिक्कत होती है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारी एक एलुलाई है, तो यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे फ्लूइड बिल्ड हो जाएगा, उसको ARS बोलते हैं, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इस टाइप की दिक्कत हो सकती है। तो मेनली जो बीमारियां होती है फेफड़ों संबंधी, वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव, एक होती है COPD, और एक होती है रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव में आ गया आपका ILD वगैरह, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह। अब होता क्या है इन बीमारियों में, जैसे सांस का रास्ता भी खुला है, पूरा पूरा खुला है, तो अंदर हवा आराम से आ रही है, आराम से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इन्फेक्शन हो गया तो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ पे पस बन जाती है, फिर यहाँ पे फ्लूइड बिल्ड हो जाता है जो एलुलाई के अंदर, या इस पैसेज में म्यूकस जमा हो गया, जो हम खांसी कर करके निकलता है हमारे मुंह से, एक वेस्ट प्रोडक्ट चिपचिपा सा, उसको म्यूकस कहते हैं। तो म्यूकस इसमें बिल्ड हो गया। उस म्यूकस के बिल्ड होने से ये रास्ता पूरा अवरोध हो गया, अवरोधित हो गया, तो हवा अब जहाँ आनी चाहिए नहीं आ पाती है। इस कंडीशन को हम बीमारी कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि हमारी जो गैसेस एक्सचेंज करने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, वो पूरी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती है। तो पूरी बीमारियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव, जिसमें कि इस सांस के रास्ते में कोई अवरोध उत्पन्न हो गया, वो चाहे कोई इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे वो कोई एक्सीडेंटल हो, चाहे वो कोई डैमेज हो, एक्सटर्नल इंटरनल डैमेज हो, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टिव। इस लंग्स के ऊपरी भाग में एक लेयर पाई जाती है, यहाँ पे दोनों साइड में एक, यहाँ पे प्लूरा कहते हैं इसको, प्लूरा भरा होता है इस लेयर को प्लूरा कहते हैं। इस लेयर के नीचे यहाँ चिपचिपा पदार्थ होता है, जो क्या करता है, जैसे लंग जब एक्सपैंड होते हैं फिर कंट्रैक्ट होते हैं, तो वहाँ पे ये बार बार फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है, फ्रिक्शन को, एक सेकेंड, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ये। अब हम बीमारी की बात कर रहे थे, तो रिस्ट्रिक्टिव बीमारी में क्या होता है कि लंग्स को, जो लंग्स का एक्सपेंशन है, मतलब जो लंग्स का फुलाव है, जैसे अभी लंग्स ये हैं, फिर फूल के यहाँ तक आ जाएगा एरिया,
डॉट डॉट में दिखा देता हूँ, तो लंग्स इतने बड़े हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे नहीं हो पाता है क्योंकि ये जो इनकी मसल्स होती हैं, लंग्स की जो कैपेसिटी है फूलने की, वो कैपेसिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, इनमें रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, फूलने नहीं देता है इनको। इस वजह से हम यहाँ रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ कहते हैं। तो इसमें खास करके कोई ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम नहीं है, सांस आ रही है बाहर जा रही है, लेकिन लंग्स जगह ही नहीं बना पा रहे हैं कि हम पूरी सांस ले लें, इसलिए बार बार उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये तो हो गए हमारे बीमारियों की पैथोलॉजी। अब बीमारियां मुख्यतः क्या होती हैं? टीबी हो गया, जिसको क्षय रोग कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया हो गया, सॉरी, न्यूमोनिया हो गया, टीबी हो गया, दमा हो गया, ये सारी बीमारियां होती हैं लंग्स के। ये सारी ऑब्स्ट्रक्टिव संबंधित हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्टिव इसमें नहीं है। रिस्ट्रिक्टिव आईएलडी होता है बेसिकली, और या फिर हो गया आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जहाँ पे लंग्स को पता ही नहीं है कि इंसान को रेस्पिरेशन करना है कि नहीं करना है। आप सबके लिए क्वेश्चन है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है, एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा हमें। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिस पर दिमाग का नियंत्रण नहीं है। मतलब दिमाग से कोई मतलब नहीं उस अंग को है, शरीर का एक ऐसा अंग है जिसपे दिमाग से कोई मतलब नहीं है। आप चाहोगे तो भी काम करेगा, नहीं चाहोगे तो भी काम करेगा वो। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर टाइप करो वीडियो देखने के बाद। तो अभी तक हमने इसकी बीमारियों के बारे में बात कर ली। इस टॉपिक में कुछ डिटेल चाहिए, जैसे कि दमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकाइटिस मतलब जो ब्रोंकाई की बात कर रहा था मैं, वो वहाँ पे म्यूकस का जमा हो जाना। एम्फीसीमा होता है, एम्फीसीमा में क्या है, जो हमारी एलुलाई है उनका डैमेज हो जाना, एल्वुलाई में अचानक से फ्लूइड फ्लूइड का बिल्ड होना। मतलब ये कुछ इस, एक सेकंड प्लीज, एलुलाई बना लेता हूँ, एक सेकंड। ये कुछ अरे, दोबारा से बनाता हूँ अच्छी सी। ये एलुलाई है, यहाँ पे कुछ फ्लूइड आ गया। अब फ्लूइड आ जाएगा तो डेफिनेटली इनका स्पेस नहीं बचेगा, स्पेस नहीं बचेगा तो ये अचानक से वो एरिया जो लंग्स का है वो मरने लगेगा। बस ये है एम्फीसीमा। न्यूमोनिया में भी सेम चीज़ होती है। क्षय रोग, टीबी का तो पता ही है कि लंग्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। लंग्स खराब होना मतलब हमारे जो एलुलाई है वो खराब होने लगती है, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज एक्चुअली हो रहा है। आज की क्लास में हमें लगता है कि आपको अब तक समझ में आया होगा, हमने चार पांच चीज़ें पढ़ ली हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो से, सेशन से काफ़ी आपका एक अच्छे तरीके का कंटेंट प्रिपेयर हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि हम अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर कर सकें, और आप लोगों को बेहतर एक रास्ता दिखा सकें कैसे आपको अपने लक्ष्य में या ज़िंदगी के। ये बेसिकली जो लंग्स का चैप्टर है ना, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो जिंदा हैं। जिंदा है मीन्स कि उनको पता होना चाहिए कि लंग्स की फिजियोलॉजी कैसे हमारी है, और फिजियोलॉजी पता होगा तो अपने फेफड़ों का ध्यान रखेंगे वो, और स्मोकिंग से दूर रहेंगे। स्मोकिंग नहीं करनी है किसी को भी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे टॉपिक के साथ। आप कमेंट करके अपने टॉपिक का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्या टॉपिक आपको समझना है, तो उस पर वीडियो बनाया जाएगा। हालांकि मैं अपने तरफ से तो एक नया टॉपिक लेके ही आऊँगा, और वो रहेगा अभी हिडन। वो अनाउंसमेंट अभी कुछ नहीं हो रहा, उसकी मैं बात करूँगा आगे चल के, नेक्स्ट टॉपिक क्या आना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद आप सबका वीडियो पूरी देखने के लिए।